यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह वंदे भारत नहीं है बल्कि असली भारत है। आपने ध्यान नहीं दिया, ये आपकी गलती है। बाकी आपके लिए रेल तो यही है, चढ़ सकते हैं तो चढ़कर दिखाइए, लेकिन उससे पहले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर जब भी प्रवासी लोगों के घर जाने की बारी आती है, उनका घर जाना जानलेवा क्यों हो जाता है। छठ के समय में लाखों लोग ट्रेन और बस में सवार होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। धक्का मुक्की कर किसी तरह ट्रेन में सवार होना भी अपने आप में दुर्घटना की आशंका से गुजरना है। किसी का पांव दब जाता है तो किसी का दम घुट जाता है। आपको लग सकता है कि यह समस्या त्योहारों के समय की है, लेकिन जब हमने लोगों के बारे में मीडिया में यहाँ वहाँ छपी ट्रेनों से जुड़ी खबरों को जुटाया तो एक पैटर्न नजर आया। आम लोगों की ट्रेनें कम होती जा रही हैं, उनकी ट्रेनें रद्द भी होने लगी हैं और उनकी ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच की संख्या भी घटने लगी है। हमारे आज के वीडियो में हम उन सभी खबरों को एक साथ जोड़कर देखेंगे जिन पर आपकी नजर अक्सर नहीं पड़ती है। देश के अलग अलग राज्यों में प्रवासी लोग सारा साल काम करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। होली और छठी मौका होता है अपने घर जाने और अपने लोगों से मिलने का, मगर कभी भी आप इस तबके की यात्रा का हाल निकाल कर देखिए, इनका हाल बुरा ही मिलेगा। किसी तरह ठेल ठेलाकर यात्राएं करने वाले ये वही प्रवासी हैं जो कोविड के दौरान पैदल चलकर अपने गांवों की तरफ निकल पड़े। रास्ते में इन्हीं में से कोई मर गया। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर पटरी पर चल रहे थे, थक कर वहीं सो गए और मालगाड़ी से कट गए। मई 2020 की इस घटना में औरंगाबाद में 16 लोगों की मौत हो गई थी। अखबारों में कई जगहों पर एक और आंकड़ा छपा है। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने यह जानकारी आरटीआई से हासिल की थी। इसके अनुसार 2020 की तालाबंदी में 8,700 लोग पटरियों पर मर गए थे। 8,700। और इस बार क्या हो रहा है? छठ मनाने लाखों यात्री बिहार और यूपी के लिए निकले हैं, तब क्या हो रहा है? करते हैं और कहाँ आपको जाना और क्या कुछ रेलवे सुविधा दी है? हम जो है हरियाणा से आ रहे हैं, जींद से। अच्छा। सहरसा जाना था, लेकिन 4 रोज हो गया इतने दिन के रास्ते में। कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई सुविधा पब्लिक को देखने वाले कोई नहीं है यहाँ। कैसे आए वहाँ? कितने? बहुत धक्का मुक्का खा के आए हैं ट्रेन से। आप देख लो, 4 रोज में आए, 4 ट्रेन बदली करके आए हैं, बहुत कष्ट से आए हैं। कहाँ से आप कहाँ जा रहे हो? लुधियाने से जा रही हूँ, मैंने चंडीगढ़ जाऊंगी, फिर वहाँ जौनपुर जिला जाऊंगी, यूपी में। अच्छा, चंडीगढ़ से जौनपुर जाओगे? हाँ। यहाँ से ट्रेन नहीं है आपकी? नहीं है तो बैठने के मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, कैसे बैठ पाओगी? कल मेरी ट्रेन छूट गई थी। ज्यादा भीड़ के कारण? बहुत भीड़ के कारण। इटावा में 12 घंटे के भीतर 2 ट्रेनों में आग लगने की घटना सामने आई है। पहले दरभंगा एक्सप्रेस में आग लगी। अमर उजाला लिखता है कि 8 यात्री घायल हैं। फिर कुछ देर के बाद वैशाली एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई। इसमें 19 यात्री जख्मी हो गए, 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा रात 2:30 बजे हुआ। उस वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। आग लगने से कोच में अफरा तफरी मची और यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई। इस तरह से लोग घर पहुंच रहे हैं। छठ हो या होली हो या दिवाली, आम आदमी जब अपने घरों की तरफ लौटता है तब उसका सामना उस रेल से होता है जो कभी मीडिया में दिखाई नहीं देती। लेकिन वही आदमी जब अपने घरों में रहता है तब आए दिन न्यूज चैनलों पर वंदे भारत के उद्घाटन की खबरें देखता हुआ सपने में खोया रहता है। सपने में खोता रहे, इसलिए उसे वंदे भारत का वीडियो दिखाया जाता है। हम आज के वीडियो में उस रेलवे का हाल देखने जा रहे हैं जिसे नहीं दिखाया जाता है और आप भी नहीं देखते हैं। आम आदमी भूल जाता है कि वंदे भारत ट्रेन की संख्या इतने बड़े देश में 40 से भी कम है। जाहिर है यह रेल की हकीकत नहीं हो सकती। वह जिन गाड़ियों में सफर करता है, पहले उन गाड़ियों को वंदे भारत होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए था जिसमें बैठकर उसे लगे कि उसकी भी इस लोकतंत्र में कोई कदर है। मगर वंदे भारत नहीं लगती है, डिजाइन अलग है। तो रेल मंत्री से हरी झंडी लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद ही उद्घाटन करने चले आते हैं।
कायदे से प्रधानमंत्री को उन ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखानी चाहिए जो छठ या होली के समय विशेष रेलगाड़ी के नाम से चलाई जाती हैं, जिनमें किसी के लिए सवार हो जाना अपने सभी संवैधानिक अधिकारों को समेटकर खुद को ही धक्का मारने के जैसा होता है। इन ट्रेनों में आदमी और सामान में फर्क करना मुश्किल है। यही असली वंदे भारत है जिसका वंदन कोई मंत्री नहीं करता। यह वो तस्वीर है जो गोदी मीडिया में आती भी है तो जल्दी से गायब हो जाती है, अव्वल तो आती भी नहीं। अब रेल को लेकर दो ही खबरें आती हैं। वंदे भारत का उद्घाटन हो रहा है और रेलवे स्टेशन को चमकाया जा रहा है। पिछले कई महीनों में मंत्री के ट्विटर हैंडल पर तरह तरह के चमकदार स्टेशनों के मॉडल और एनिमेशन ट्वीट किए गए। इन्हें सुंदर और आधुनिक बनाने के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि स्टेशन भी हवाई अड्डा के जैसा लगे। 1309 स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन का दर्जा देकर विकसित किया जा रहा है। जिस समस्तीपुर स्टेशन पर लोग इस तरह से भागे जा रहे हैं ताकि ट्रेन में सवार हो सकें, वह भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन बनेगा। फिलहाल इन यात्रियों का टारगेट अमृत हासिल करना नहीं, कोच में सवार होना है। और कोच में घुस जाना अमृत मंथन के समय के संग्राम से कम नहीं है। जनता का जीवन नरक के जैसा है, मगर सरकार की भाषा में अमृत छलक रहा है। इन यात्रियों की रेल से बहुत कम उम्मीदें हैं। जहां जाना है वहां बस पहुंचा दे, मगर सरकार विकास के अपने वीडियो में इन लोगों के वीडियो को गायब कर देना चाहती है। क्या आपको लगता है कि इन ट्रेनों में चलने वाले लोगों की माली हालत में सुधार के बिना, ऐसी ट्रेनों की हालत में सुधार के बिना कोई भी स्टेशन अमृत भारत स्टेशन हो सकता है? तब तो इस बूढ़ी माता को जरूर इंतजार करना चाहिए कि 2024 में विकास का अमृत मिलने वाला है। आखिर क्या बात है कि आम जनता जिन रेलगाड़ियों में सफर करती है उनकी बातें नहीं होती हैं। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का सपना बांटा जा रहा है। चीन में हाई स्पीड ट्रेन की संख्या 33,000 से अधिक है। इनकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। यहां 40 ट्रेन और एक बुलेट ट्रेन का सपना बांटा जा रहा है, जैसे दुनिया में पहली बार होगा जब बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी। जब भी आपका ध्यान रेल के किराए और बोगियों की हालत पर जाता है, सरकार वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का वीडियो पब्लिक में ठेल देती है। 5 दिन पहले रेल मंत्री ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का वीडियो डाला। क्या इसी बुलेट ट्रेन में सारा भारत सवारी करेगा? समस्तीपुर जाएगा इसी से? मंत्री पैसेंजर ट्रेन, जनरल बोगी, एक्सप्रेस ट्रेन, उनके भीतर क्या सुधार हो रहा है, इसका वीडियो क्यों नहीं डालते रहते हैं? आज के वीडियो में हमारा यही कहना है कि आधे प्रतिशत से भी कम यात्री वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के यात्री होंगे, मगर उनकी कहानी को 100% बना दिया गया है। उनके सपने को पूरे भारत का सपना बता दिया जाता है। मोदी सरकार के 10 साल होने जा रहे हैं। आज भी ट्रेनों के भीतर किसी तरह जगह खोजकर बैठे ये लोग या खड़े खड़े यात्रा करने का मन बना रहे इन यात्रियों का एक ही सपना बाकी है, सीट मिल जाए और सफर कट जाए। कोच के भीतर का हाल देखिए और इस पर बात कीजिए तो विकास का सारा मॉडल खोखला साबित होगा या चंद लोगों के लिए नजर आएगा। यात्राएं महंगी होती जा रही हैं और सफर दूभर होता जा रहा है। सरकार को सही लगता होगा कि वंदे भारत का वीडियो दिखाकर आम आदमी सफर का अपना अपमान भूल जाएगा। मीडिया कंट्रोल के 1 दशक में लोगों की सोच पर उसका कंट्रोल पूरा हो जाएगा। इस तरह के शौचालयों का हाल यह बता रहा है कि आदमी ने भी कंट्रोल करना सीख लिया है। कंट्रोल के अलावा दूसरा रास्ता नहीं, या फिर आप पूरी कहानी नहीं जानते। आम यात्री अब अपने सवालों को कंट्रोल कर लेता है, उसके बयानों में वह धार भी नजर नहीं आती, वह थक चुका है। आए हैं आप? हम लोग आए वैसे समस्तीपुर से यहाँ अभी चले हैं। हाँ। और जगह भी देख रहे हैं बाथरूम वैसे ही जम रहता है, न सफाई करता है न कुछ करता है। टिकट नहीं कटाएंगे, टीटी फाइन लेता है, 2000 रुपये 3000 रुपये से फाइन लेता है। और देखते हैं यहाँ बोलते हैं सफाई भी करवाने के लिए, तो उसमें भी नहीं सुनता है। जयपुर से आए हैं। जयपुर से भीड़ बहुत होने के कारण जयपुर से लखनऊ आए, लखनऊ से फिर बरौनी लखनऊ गाड़ी पकड़े, बहुत भीड़, वहाँ भी बहुत भीड़ था, काफ़ी परेशानी हुआ आने में वहाँ से। और लास्ट में पानी की भी सुविधा ट्रेन में जो है, बाथरूम में पानी वैसे गंदा पड़ा हुआ था, पानी भी सही से नहीं हो रहा था। क्या कुछ है, क्या है?
बैठे हुए हैं, सामान वामान रखे हुए हैं। अच्छा, जगह नहीं है, जगह नहीं है। नहीं, बहुत भीड़ है। कोई आम गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, गाड़ी में सीट की बात नहीं कर रहा, सीट के किराए की बात नहीं कर रहा, डायनेमिक्स प्राइस से लेकर टिकट रद्द कराने पर पैसे कटने की बात नहीं कर रहा। कंबल चादर की बातें बंद हो गई हैं, खाने की क्वालिटी की बातें बंद हो गई हैं। बस सभी को सपना दिखाया जा रहा है। आम आदमी के रेल की उसकी असलियत तो वही है जो असली भारत की है, और इस असली भारत की एक खासियत है। 2014 के पहले भी ऐसी ही थी, 2014 के बाद भी वैसी ही रह गई। लुधियाना स्टेशन से आए इन वीडियो को हम बार बार देखते रहे, यह समझने के लिए कि दरवाजा छोटा है या ट्रेनें कम हैं, आदमी कम है या उसका सामान ज्यादा है। पहले सामान को जाना चाहिए या इंसान को। इंसान जिसका नाम यहां यात्री है, उसे किस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसी आम आदमी की पूछ उस समय कितनी बढ़ जाती है जब वोट के लिए इसे मुफ्त का सिलेंडर, मुफ्त का अनाज और पंखा दिया जाता है। मगर जब यही यात्राओं पर निकलता है, जीवन उसके बस के बाहर हो जाता है। मोदी सरकार के 10 साल के दौरान पिछली सरकारों के समय से चली आ रही यही हकीकत क्यों नहीं बदली? मीडिया कॉन्क्लेव में जब रेल मंत्री को ब्रिलियंट और स्मार्ट बताकर पेश किया जाता है, तब वहां गाड़ियों के ऐसे वीडियो क्यों नहीं चलाए जाते? वंदे भारत के ही क्यों चलाए जाते हैं? क्यों? ताकि सब कुछ स्मार्ट लगे। आम आदमी को यहां धक्का खाने के लिए छोड़ दिया गया है, और हजारों ट्रेन की हकीकत छोड़कर 40 से भी कम वंदे भारत को भारतीय रेल का चेहरा बना दिया गया है। सूरत में काम करने वाले लोग किस हाल में यूपी और बिहार पहुंचे होंगे, वह मीडिया में दर्ज नहीं। 11 नवंबर को सूरत स्टेशन पर काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस वजह से वहां भगदड़ मची और उसमें 4 लोग घायल हो गए। छपरा के वीरेंद्र सिंह की दम घुटने से मौत हो गई। वीरेंद्र सिंह सूरत स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने गए थे, वहां भगदड़ मची। चुनाव का समय होता तो वीरेंद्र सिंह के परिवार से मिलने मोदी सरकार के रेल मंत्री जरूर उनके घर जाते। इस हाल में सूरत में लोग ट्रेनों में सवार हो रहे थे। छठ पर घर जाने के जुनून में वे भूल गए कि प्रधानमंत्री जिस वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे थे, वह तो उनके लिए है भी नहीं, और उसकी संख्या तो 40 से भी कम है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूरत से बिहार और यूपी जाने वाली सारी ट्रेनें फुल हो गई थी। प्रतीक्षा सूची 300 से भी अधिक पार कर गई। किसी तरह घर जाना है, इसलिए जान जोखिम में डाल देना है। लोग ट्रेन में घुसने की कोशिश करने लगे। जिनके पास आरक्षण नहीं था वह भी सवार होने लगे कि किसी तरह घर पहुंच जाएं। इस धक्का मुक्की में किसी का सामान कहीं छूटा तो कोई गाड़ी में सवार ही नहीं हो पाया। जनरल डिब्बों और स्लीपर में फर्क करना मुश्किल है। भास्कर ने लिखा है कि केवल रेलवे स्टेशन पर नहीं, बस स्टैंड पर भी भारी भीड़ रहने लगी है। यात्रियों के अनुपात में ट्रेनें बहुत कम हैं। हो सकता है कि सूरत से चलने वाली ट्रेनों की संख्या कम हो, लेकिन क्या यूपी के प्रयागराज में ट्रेनों की संख्या भी कम है? यह खबर दिवाली के समय की है। भास्कर ने लिखा है कि 72 सीटों वाली बोगी में घुस गए 400 पैसेंजर। प्रयागराज में दिवाली पर घर जा रहे लोग, ट्रेन और बसों में नहीं मिल रही है जगह। इसलिए हम कहते हैं कि वंदे भारत भारतीय रेल का बड़ा चेहरा नहीं है। इस ट्रेन का इस्तेमाल भारतीय रेल के असली चेहरे को छिपाने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बहुत बारीकी से वंदे भारत को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा बता देते हैं, लेकिन आप इस वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों भारतीयों की आकांक्षा को पूरा करने में वंदे भारत ही नहीं, भारतीय रेल फेल हो गई है। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है, और यही तो आज का भारत चाहता है। यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस हैं। वंदे भारत का किराया काफी महंगा है, उसी ट्रैक पर चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेनों से ज्यादा। जाहिर है यह ट्रेन पैसे वालों के लिए है, और इस देश में पैसे वाले केवल 1% हैं। बाकी लोग तो महीने का 25,000 भी नहीं कमाते हैं। तो वंदे भारत 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा कैसे हो सकती है? क्या राजधानी शताब्दी 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा बन सकी?
क्या उन्हीं ट्रेनों को इन 10 सालों में 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा बना दिया गया? जब आज तक नहीं बन सकी ये ट्रेनें, तो वंदे भारत कैसे बन जाएगी और कब तक बनेगी? टाइम्स ऑफ इंडिया के अतुल ठाकुर की यह रिपोर्ट है जो 15 नवंबर को छपी है। लिखा है कि पिछले साल 47.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच 42.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हैं, धीमी हो गई। उत्तर रेलवे में पिछले साल के मुकाबले पैसेंजर ट्रेन की औसत रफ्तार में 4.9 किलोमीटर प्रति घंटा की गिरावट देखी गई। मालगाड़ी की रफ्तार भी कम हुई। पिछले साल अप्रैल सितंबर के बीच मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 31.7 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस साल यह घटकर 25.8 किलोमीटर रह गई है। यह खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस की है। 30 सितंबर 2023 को बी अनबुसेल्वन ने फाइल की है। लिखा है कि जैसे जैसे वंदे भारत चल रही है, सुपर फास्ट धीमी होती जा रही है। नए टाइम टेबल के अनुसार तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च होने के बाद 1 अक्टूबर से चेन्नई मदुरै वैगई एक्सप्रेस का सफर 15 मिनट बढ़ जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी हो गई। लोकसभा में विश्वास मत के दौरान एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि वंदे भारत का वे क्या करें जब उनके संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली लोकल से लेकर पैसेंजर ट्रेन लापता हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के 3 स्टेशनों पर एक भी गाड़ी नहीं रुकती है। जो किसान और मजदूर पहले गरीब रथ में सफर कर पुणे जाते थे, अब नहीं जा सकते। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के चुनावों में भी ट्रेनों का रद्द होना एक बड़ा मुद्दा है? सितंबर महीने में राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर की यात्रा ट्रेनों से तय की। इसका एक राजनीतिक मकसद भी रहा होगा। इस यात्रा के जरिए राहुल यह सवाल उठाना चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में ट्रेनें काफी कैंसिल की जा रही हैं, जिससे आम आदमी काफी परेशान है। अगस्त 2023 में भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था कि रेलवे बिना जानकारी दिए ट्रेनें कैंसिल कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा ट्रेनें देरी से भी चल रही हैं। 25 सितंबर को उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आम यात्री वंदे भारत इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि किराया महंगा है। अधिकतर लोग पैसेंजर गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन वो बंद की जा रही हैं। इसी से जुड़ी हिंदू बिजनेस लाइन और बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर मिली, इसी साल जुलाई की है। साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन में 3 साल के दौरान 67,000 ट्रेनें रद्द या निलंबित हुई हैं। इसी जोन में बिलासपुर, नागपुर, रायपुर डिवीजन आता है। हमने छत्तीसगढ़ के अखबारों में उन खबरों को खोजा जिनका संबंध ट्रेनों के रद्द होने से है। 2 महीने पहले भास्कर की खबर देखी। रेलवे ने 10 ट्रेनों को फिर किया रद्द। 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक गाड़ियां प्रभावित। हर सप्ताह 75 से अधिक ट्रेनें हो रही हैं कैंसिल। हर सप्ताह 75 से अधिक ट्रेनें हो रही हैं कैंसिल। दोबारा पढ़ रहा हूं। 3 महीने पहले भास्कर की खबर है कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें फिर कैंसिल। 6 से 10 अगस्त तक बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, रायपुर और गोंदिया तक चलने वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी। इनके कारण बताए गए। 26 अगस्त को नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है कि त्योहारों पर रद्द रहेंगी 21 ट्रेनें। अमर उजाला की 19 सितंबर की खबर है कि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 37 ट्रेनें रद्द की गईं और कई के रूट बदले गए। एक राज्य में इतनी ट्रेनें रद्द होती रहीं, उसे कितनी आसानी से भुला दिया गया। हिंदू की 11 अक्टूबर 2023 की खबर है कि कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 20 दिनों में 64 ट्रेनें रद्द हुई हैं और पिछले 3 साल में 64,000। छत्तीसगढ़ में इतनी सारी ट्रेनें क्यों रद्द हो रही हैं? ये सभी ट्रेनें आम लोगों से संबंधित हैं। जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि यह सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली जोन में से है। इस विषय पर कितनी चर्चाएं होती हैं? नहीं होती हैं। आम लोगों की ट्रेनें कहां गायब हो रही हैं? क्यों रद्द हो रही हैं? क्यों सस्पेंड हो रही हैं? उन ट्रेनों का क्या हुआ जो कम दूरी की हुआ करती थी, जो आम जनजीवन का हिस्सा हुआ करती थी? इस सेगमेंट में नई ट्रेनों का कितना विस्तार हुआ है? सरकार को बताना चाहिए। इसलिए छठ के समय की समस्या को केवल त्योहार की समस्या के रूप में मत देखिए। इसी साल फरवरी का अमर उजाला कहता है कि 44 ट्रेनों में स्लीपर कोच कम किए जा रहे हैं और किराया 2 गुना से ज्यादा महंगा होगा। इसमें गोरखधाम एक्सप्रेस, चौरी चौरा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस, गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस आदि शामिल हैं।
अखबार लिखता है कि ट्रेनों में 5 से 6 स्लीपर कोच होते हैं, उसकी जगह 2 ही कोच लगा करेंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 300 से 400 यात्रियों को स्लीपर व जनरल की जगह एसी कोच में जाना होगा। कहा जा रहा है कि स्लीपर और जनरल कोच कम करके एसी कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता कि स्लीपर में चलने वाला एसी कोच का किराया देने की हालत में है या नहीं। क्या वो भी अमीर हो गया? कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें इसमें स्लीपर बना करके टिकट बना के हमें दिया गया है, जिसमें कोई भी सुविधा नहीं है, कोई मतलब सहायता नहीं है। रह गया आपके बाथरूम की क्या व्यवस्था? बाथरूम का तो पूरा जाम है, बाथरूम जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। रह गया हम लोग हावड़ा से आ रहे हैं, हावड़ा से ही स्थिति गड़बड़ है, इनकी मतलब कोई मान नहीं है। जैसे कि आप स्लीपर बना के दिए इस टिकट में, आदमी लोग सहयोग नहीं करते हैं सर। अखबार लिखता है कि अगर आप गोरखधाम एक्सप्रेस से सफर करते हैं तो गोरखपुर से नई दिल्ली तक स्लीपर का किराया 445 रुपए है, जबकि एसी 3 कोच में 1165 रुपए का किराया देना होगा। यह ऑनलाइन टिकट का किराया है। इस हिसाब से 2 गुना से ज्यादा किराया उन यात्रियों को देना पड़ेगा जो स्लीपर में चला करते थे। क्या आपकी नजर इस खबर पर पड़ी थी कि कई ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोच कम किए जा रहे हैं? आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप 2 गुना किराया देकर एसी कोच में सफर करें और छठ में गांव पहुंचने से पहले ही आपका ज्यादा पैसा सफर में ही खर्च हो जाए, या फिर जान जोखिम में डालकर दिल्ली से मोतिहारी, मधुबनी या दरभंगा तक की दूरी इस तरह की बसों में करें जिसमें जनरल में चलने वाला क्लास दूसरी तरह से ठूंस कर भर दिया जाता है। वो स्टेशन में नजर नहीं आएगा मगर इन बसों में देखा जा सकता है। हमने आपको इन बसों के बारे में अपने एक वीडियो में विस्तार से बताया था। कभी आपने सोचा है कि दिल्ली से दरभंगा की इतनी लंबी दूरी के लिए बसें क्यों हैं, ट्रेनें क्यों नहीं हैं? क्या ट्रेनें कम हो गई हैं या कोच की संख्या कम हो गई है? क्या आपको पता है कि 10 साल में कितने स्लीपर और जनरल कोच इसी तरह से घटा दिए गए? एक जमाना था जब रेल को कवर करने वाले अलग से संवाददाता होते थे। रेल बजट के बाद रेलवे को लेकर विस्तार से चर्चा होती थी, उनके जरिए आपको जानकारी मिलती थी। सोचिए आपके जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है रेल, उससे जुड़ी खबरें ही गायब नजर आती हैं। हम स्वयं इसकी पुष्टि नहीं कर सकते जो आगे बता रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर बलराम विश्वकर्मा ने एक ट्वीट किया है। बलराम ने मुंबई से लेकर पटना तक के सेकेंड एसी से सफर के डायनेमिक्स किराए का ब्रेकअप दिया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि बेस किराया 2950 का है, लेकिन उसके ऊपर डायनेमिक किराया 5900 का है। इससे सेकेंड एसी का किराया 9300 हो जाता है। बलराम लिखते हैं कि स्लीपर की कीमत 2625 है, थर्ड इकोनॉमी का किराया 6335 और थर्ड एसी का किराया 6655। क्या यह सरकार प्रो पीपल है? अब आप समझ रहे होंगे कि गोदी मीडिया और वंदे भारत दोनों का एक ही काम है, रेलवे की हकीकत से आपको दूर रखना, उन लोगों की कहानी को टीवी पर नहीं आने देना जो पहले ट्रेन से चला करते थे मगर उनके इलाके की ट्रेन या तो बंद हो गई है या फिर किराया महंगा हो गया है। इन तमाम छपी हुई खबरों से कड़ियों को मिलाते हुए जब आप स्टेशन पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा कि स्पेशल ट्रेनों में इतनी भीड़ क्यों है। कंधे पर घर का सामान लादे इनाम लोगों को क्या पता कि पहले से चलने वाली ट्रेनों में कोच घटा दिए गए होंगे या ट्रेनें कम हो गई होंगी। हो सकता है कि इसका भी दबाव यहां दिख रहा हो। इस वीडियो में दिल्ली के 2 स्टेशनों की तस्वीर है। बाकी जगहों की तुलना में यहां व्यवस्था नजर आई, सुरक्षा बल तैनात नजर आए, मदद करने के काउंटर भी हैं, लेकिन इस व्यवस्था का संबंध रेलों की उपलब्धता से नहीं है। साफ है कि जरूरत के हिसाब से ट्रेनों की संख्या कम है। 23 अक्टूबर को रेल मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज बता रही है कि 283 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इन ट्रेनों के फेरों की संख्या 4000 से अधिक है। इसके बाद भी प्रतीक्षा सूची बहुत लंबी है। जनरल बोगी का हाल बुरा है और लोगों का सफर तकलीफ दे। व्यवस्था के नाम पर इन्हें कतार में लगा दिया जाता है ताकि बोगी में सवार हो सकें, मगर सबको पता है कि बोगी की हालत कैसी होगी। हम नहीं जानते कि स्पेशल ट्रेनें समय पर पहुंचती हैं या कितने घंटे की देरी से पहुंचती हैं। ट्विटर पर कुछ ही यात्रियों ने किसी खास ट्रेन के बारे में लिखा है कि 10 घंटे या 11 घंटे की देरी से चल रही हैं। मोदी सरकार के इन 10 वर्षों में रेलवे का सही से मूल्यांकन नहीं हुआ। इस साल जून में द हिंदू में मैत्री पोरेचा की एक रिपोर्ट छपी है। 2022-23 में करीब
1,42,000 पैसेंजर ट्रेनें देर से चली हैं। इनके देरी से चलने के कारण 14 साल के बराबर समय का नुकसान हुआ है। आम आदमी के समय की यह कीमत है। उसने लेट पहुंचने के कारण कितनी कमाई गंवा दी, इसका अंदाजा सरकार नहीं करेगी। और अब लोग भी धर्म के नशे में करना भूल गए हैं। छठ के दौरान यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। किसी तरह छुट्टी मिलती है और छुट्टी का बड़ा हिस्सा रेल के सफर में खत्म हो जाता है, जैसे उनके जीवन की कोई कीमत नहीं। सरकार भी उनके जीवन की कीमत नहीं समझती और अफसोस कि लोग भी अपने जीवन और समय का मोल नहीं समझते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।